नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.6। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपको बस दो ही पढ़ने हैं। एक तो ये, दूसरा ये पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव डीके। तो अब ये सारी चीजें होती क्या है, इनमें कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताने वाली हूँ उसको आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इसको समझ लिए तो समझिए एक्सरसाइज 8.6 आप लोग के लिए एकदम इजी, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में सेम चीज करनी है। 5 क्वेश्चन दिए गए, पांचों के पांचों में वही करना है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको आप थोड़ा ध्यान देकर के समझिएगा, एक बार समझ लो फिर आपके लिए पूरा एक्सरसाइज आसान। ठीक है, तो एक बार समझना है या फिर बार बार कंफ्यूज होना है, एक बार समझना है ना, इसलिए ध्यान से समझो। अब समझिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, जहां पे पॉपुलेशन है P। ठीक है, तो अब आप बताना जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो आज से 10 साल बाद वहां पे पॉपुलेशन क्या होगा, मतलब ज्यादा बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन कम है तो 10 साल के बाद पॉपुलेशन कम बढ़ेगा। यानी कि ये जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड है, पॉपुलेशन एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम पे पॉपुलेशन वहां पे कितना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको इस तरीके से लिखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सेम चीज आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। हर एक क्वेश्चन मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आया तो आपको यही करना है, ये जो मैंने आपको बताया है। अब इसके आगे आप क्या करोगे, सुनो, यहाँ पे लिखना dp/dt। ये जो साइन है ना, इसको यहाँ से जब आप हटाओगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है k। ठीक है, अब क्या करेंगे, p को एक तरफ, तो ये जो p है इसको इधर ले लेंगे, dt को उधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, p इधर आने के बाद 1/p dp विच इज इक्वल टू k इंटू dt। क्लियर है। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ p विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन k क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t होगा प्लस c। राइट, इतना आपको समझ में आया, तो बस इतना ही समझना है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना रहेगा ना, k और c का वैल्यू निकालना रहेगा। ये जो आपको दो कांस्टेंट मिले हैं इनके वैल्यूज आपको निकालने रहेंगे। अब ये वैल्यूज आपको मिलेंगे कैसे, तो क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी रहेंगी उनके हिसाब से आपको यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मिलेंगे। तो अब इसके आगे कैसे करना है, क्या करना है, वो तो जब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। इसको आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, याद करके रख लीजिए, समझे। तो ये तो पहला एप्लीकेशन था, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। तो ये रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, तो सुनना एकदम ध्यान से। रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं जैसे कि यूरेनियम, ओके, साइंस वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो धीरे धीरे क्या होते रहते हैं ना, डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, धीरे धीरे वो कम होते रहते हैं। जैसे अभी उनका अमाउंट कुछ और है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उनका अमाउंट कुछ और हो जाएगा, यानी कि कम होगा, बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ते नहीं है बल्कि कम होते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में अगर इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट इतना है तो इतने टाइम के बाद कितना होगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, देखो एकदम ध्यान से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे समझिए कि ना कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई एक सब्सटेंस है जिसका अभी एक टाइम में अमाउंट कितना है, x है। ठीक है, अमाउंट क्या है, x है। तो वो जो अमाउंट क्या हो रहा है, ये जो रेट ऑफ डीके है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं रेट ऑफ डीके, तो यहाँ पे रेट ऑफ डीके ऑफ दैट सब्सटेंस, और ये t मतलब क्या होता है, टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम, यानी जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। समझ में आ रहा है आपको, डीके होगा। डीके मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके खत्म होना। जैसे अगर मैं इसका शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो क्षय होना। क्षय होना मतलब क्या,
धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये आपको समझ में आया, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सेम चीज करनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं, सुनो इधर ध्यान से, इधर आपको क्या करना है, dx अपॉन dt लिखना, ये साइन यहाँ से आप हटाओगे तो क्या होगा, ये साइन अगर आप हटाओगे तो इक्वल आएगा, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, और k भी आएगा, ये भी जानते हैं, x तो आना ही है। लेकिन अभी इसमें देखो प्लस आया था, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की जा रही थी, तो पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लेकिन ये क्या हो रहा है बताओ, डिसइंटीग्रेट, कम हो रहा है ना, इसीलिए इसमें हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, किसका, माइनस का। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। प्लस इसमें नहीं आता है, रेडियो एक्टिव डीके में प्लस का साइन नहीं आता है, क्या आता है यहाँ पे, माइनस आता है। तो बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो अब इसको आगे करो, x को इधर ले लो, dt को उधर, तो क्या हो जाएगा, dx, यहाँ पे 1/x, ये x इधर आया तो फिर यहाँ पे माइनस के, फिर dt, राइट। अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस के, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस सी, समझे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको यही सेम चीज, मतलब सेम तरीके से करना है। रेडियो एक्टिव डीके में पहले ये लिखोगे, उसके बाद इसमें माइनस का साइन आता है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करोगे, तब आपको ये आंसर मिलेगा। अब क्या करोगे, इसमें आप जो भी कंडीशंस आपके क्वेश्चन में दी रहेंगी उनकी हेल्प से k और c, मतलब ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके वैल्यूज निकालोगे और फिर आपको आगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आए, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ओके। तो अगर आपने ये दोनों चीजों को अच्छे से याद कर लिया है तो समझ लो एक्सरसाइज 8.6 एकदम इजी, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, ये तो एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी याद रखना। चलिए आप ये दोनों को नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 8.6 में ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, लेबोरेटरी में कल्चर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, जैसे कि बैक्टीरिया आपको पता ना ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अभी वो कितने हैं वो हमें नहीं पता, इसको हम n कंसिडर कर लेते हैं। n क्या हो गया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसमें क्या है देखो, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अभी इसका मीनिंग आप समझना, ये लाइन का मतलब क्या है, मतलब ये दो लाइन से हमको क्या समझ में आता है, सुनो ध्यान से। द रेट ऑफ इंक्रीज, अभी रेट ऑफ इंक्रीज आप कैसे दिखाओगे, ऐसे dn अपॉन dt, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ओके। प्रेजेंट मतलब कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है उसको हमने n कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, n के, समझ में आया आपको। तो ये लाइन का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो चलो अभी हमने n इसको कंसीडर किया था ना, तो लिखते हैं यहाँ पे कि लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया present in the culture at time t, समझ में आया। सो देयरफॉर dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया बताइए, ये जो साइन है इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा। तो चलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते, dn अपॉन dt विच इज इक्वल टू, अभी ये इसको हमने हटाया, इक्वल का साइन लगाया, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है, पता है ना आपको। तो क्या आएगा यहाँ पे k इंटू n हो जाएगा, राइट। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, यानी दोनों को दोनों को अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अभी एक काम करेंगे, n को एक तरफ है ना, ये देखो n है तो इसको इधर ले लो, फिर dt को उधर ले लो, तो क्या होगा देखिए dn और ये n इधर आएगा तो 1/n हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको। उसके बाद यहाँ पे k इंटू dt, अब इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा देखो 1/n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log है ना, log ऑफ mod ऑफ n, ठीक है। तो mod नहीं लगाओगे तो भी यहाँ पे चलेगा, ओके।
उसके बाद क्योंकि मॉड हम क्यों लगाते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है वो प्लस में आए, माइनस में ना आए, इसके लिए। तो यहाँ पे तो ये प्लस में ही आएगा, वो माइनस तो आएगा नहीं। तो बस आप मॉड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, या फिर लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, ठीक है। अब इधर देखिएगा के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, और लास्ट में कांस्टेंट तो आता ही है प्लस सी, राइट। तो इसको अभी आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है उसका यूज करके के और सी, मतलब ये जो दो कांस्टेंट आपको मिले हैं ना, उनके वैल्यूज निकालने हैं। मैंने आपको बताया था ना बेसिक में कि सबसे पहले आपको इतना करना है, इतना तो हर एक क्वेश्चन में करना है पॉपुलेशन वाले में। देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन की बात की जा रही थी, ठीक है, अभी ह्यूमन बीइंग की भी बात की जा सकती है। तो इतना तो आपको सब में करना है। अब ये जो आपको यहाँ पे मिला, इसमें से के और सी का वैल्यू निकालो। कैसे आएगा मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे लिखना, चलिए अभी आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि ये 2 लाइन की हेल्प से हमने इतना सारा कर लिया। अभी इसके आगे करने के लिए आगे का क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा ना। तो क्या बोला गया इसमें कि इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, यानी कि वो जो बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है, अगर वो 4 घंटे में क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। जैसे कि समझिए इनिशियल टाइमिंग जब है, यानी कि जब टी कितना है 0, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन टी इज इक्वल टू क्या है 0, टी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, आपको हर क्वेश्चन में लेना है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइमिंग, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं ना, n0 है, ऐसा हमने खुद से कंसिडर किया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो क्या होते हैं, 4 घंटे में डबल हो जाते हैं। मतलब जब t का वैल्यू 4 होगा तो ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, कितने पहले कितने थे n0, तो इसका डबल, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ n0, इस तरीके से, ओके। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये है। तो हमको क्या बताना है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स, यानी कि आपको ये बताना है कि 12 घंटे में ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, इसका कितने टाइम्स वो बैक्टीरिया मतलब बढ़ेंगे, वो हमको बताना है, कितने टाइम्स होंगे। जैसे देखो 4 घंटे में 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो 12 घंटे में कितने टाइम्स होंगे, समझ में आ रहा है आपको। तो वो कैसे निकालोगे मैं आपको समझाती हूँ। देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर डायरेक्टली नहीं करना है। डायरेक्टली हम बता सकते हैं ना कि 4 घंटे में डबल हुए, तो फिर उसके 4 घंटे में 4 का भी कितने हुए थे, 2। देखो इस तरीके से, वैसे आपको करना नहीं है, ठीक है। ये 4 होगा तो जो आपके बैक्टीरिया है वो कितने हो जाएंगे, डबल, ठीक है। फिर अगले 4 घंटे में, यानी कि जब ये 8 होगा तो ये कितने हो जाएंगे, इसका डबल करो 4n, ठीक है। फिर उसके बाद और 4 इसमें जोड़ दो, यानी कि 12, तब n कितना होगा, इसका डबल करो 8n0, समझ में आया। तो लास्ट में आपको यही आंसर मिलने वाला है, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लाना है, आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके लाना है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, बस ये समझने के लिए था, ओके। तो अभी इसकी हेल्प से पता है आपको, हमें ना c का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, t और n के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, देखिए log n के प्लेस पे क्या लिखना है, बोलो n0, यहाँ पे लिख दीजिए n0, फिर k, t के प्लेस पे 0 प्लस c। अब k इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हमको c का वैल्यू मिलेगा, c का वैल्यू क्या मिला, log n0, समझे। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब उसके बाद इसमें क्या बोला जा रहा था कि व्हेन t इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 घंटे बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना, अभी कितने हैं n0, ठीक है। जब t 0 था तो ये n0 थे, अभी 4 घंटे बाद ये क्या हो जा रहे हैं, डबल, ओके, समझ में आया। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिया गया। आप क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसमें t और ये n का वैल्यू पुट करेंगे और c का भी वैल्यू पुट करेंगे। हमेशा याद रखना है इक्वेशन 1 में ही पुट करना है, दूसरे किसी इक्वेशन में नहीं करना है। आप सोचो इसमें कर दूं तो नहीं चलेगा, इसमें ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं log n के प्लेस पे क्या लिखेंगे बताइए, 2n0 लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया 2n0 विच इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस c का वैल्यू क्या है, log n0, समझे। अब एकदम ध्यान से देखना इधर, जैसे यहाँ पे है log 2n0, इसको आप इधर ले लो तो ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो माइनस log n0 विच इज इक्वल टू 4k, ठीक है। अब log log को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे डिवाइड में 2n0 अपॉन n0 विच इज इक्वल टू 4k।
अब क्या होगा, n0 से n0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आया log 2, ठीक है, क्या है log 2, 4 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली k का वैल्यू लिखते हैं, देखो दे आर फॉर k इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 इधर आने के बाद 1/4 हो जाएगा, देखो इधर ये मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे log 2, समझे। तो इस तरीके से आपको k का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे बताइए, तो हमने दोनों कांस्टेंट के वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम c और k यानी कि दोनों कांस्टेंट के वैल्यूज को पुट करेंगे, जिससे हमको हमारा आंसर मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी जो आपका इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या था log n, तो log n ही लिखेंगे, फिर k के प्लेस पे k का वैल्यू रखो, क्या है 1/4 log 2, ठीक है, फिर क्या है t है तो t भी लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे t लिख देते हैं, प्लस c के प्लेस पे c का वैल्यू क्या है log n0, यहाँ पे लिख देते हैं log n0, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब इधर देखना, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर t कितना होता है 12 होता है तो हमको n का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं when, देखो आपको पहला क्वेश्चन है इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, ठीक है, एक से दो बार बस प्रैक्टिस करो, आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने when t इज इक्वल टू 12, तो हमको n बताना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमको मिला है ना, ये वाला इक्वेशन, इसमें t का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो log n, फिर 1/4 log 2, t का वैल्यू क्या रखेंगे 12, ठीक है, प्लस log n0। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 3 log 2, है ना, ऐसे हो सकता है, जी हाँ, फिर यहाँ पे प्लस log n0 और यहाँ पे log n, ठीक है, एकदम ध्यान से आप देखते जाना। अभी देखो कैसे हमको आंसर मिलेगा, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ये 3 जो है ना, इसको मैं ऊपर ले सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर हो जाएगा, ठीक है, 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 log 2 और फिर रेज टू 3 प्लस log n0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये देखो log इधर भी तो log कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले एक और स्टेप आगे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे log और 2 का क्यूब कर दो, कितना आता है 8 आता है, राइट, तो यहाँ पे 8 आ गया, प्लस log n0। अब यहाँ से आप एक काम करो, log को बाहर ले लो, दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 8 इंटू n0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है log n है, देखिए यहाँ पे log n है, ठीक है, तो दोनों तरफ log, इधर भी log इधर भी log, तो log को हटा देते हैं, n का वैल्यू तब हमको क्या मिलेगा बताओ, n का वैल्यू हमको मिलेगा 8 इंटू n0। समझ में आया। और देखो हमने अभी अभी वही आंसर यहाँ पे निकाला था, है कि नहीं। तो ये जो आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कितने टाइम्स होंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया के, मतलब इनिशियली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है, तो उसका वो कितने टाइम्स होंगे, तो 8 टाइम्स हो जाएंगे। ओके, तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो ये करो, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी गई हैं उनका यूज करके, मतलब देखो ये इक्वेशन मिलने के बाद आपको क्या करना है ना, के और सी यानी ये जो दो कॉन्स्टेंट्स है इनके वैल्यूज आपको निकालने हैं क्वेश्चन में दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग, समझे। और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और सुनो, एक और गलती यहाँ पे मत करना है, जैसे हमने सी का वैल्यू निकाला तो इसको हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें करने लगे तब गलत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग गलती कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना इसी में पुट करना, दूसरे किसी में भी पुट नहीं करना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सुनो, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, हो गया ना ये, तो इक्वेशन चलेगा, वैसे ये भी करोगे तो भी ठीक है, इक्वेशन 1 ही रखो या फिर इसको इक्वेशन 2 भी कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 2, ठीक है, ऐसे करके आप दिखा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन
सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आंसर भी लिख दीजिए कि देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 8 टाइम्स, कितने टाइम्स है 8 टाइम्स, ठीक है 8 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इन 12 आवर्स, ओके इन 12 आवर्स। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी जो ओरिजिनल नंबर ऑफ मतलब बैक्टीरिया थे उसका कितने टाइम हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया। कितने घंटे बाद, तो 12 घंटे बाद, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, चलिए लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, वही जो मैंने आप लोग को सिखाया है। समझिए कि पॉपुलेशन ना P है, यहाँ पे लिखते हैं लेट P बी द पॉपुलेशन, ओके पॉपुलेशन एट टाइम T, ठीक है। इस प्रकार से ये मैंने लिख दिया एट टाइम T। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पॉपुलेशन है ना, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब ये जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से dp अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू ये वाला पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन वहां पे कितनी प्रेजेंट है एट दैट टाइम, ओके समझ में आया आपको। तो ये हो गया। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स, यानी कि 40 ईयर्स में जो पॉपुलेशन, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 40,000, ठीक है। तो उसके 40 साल बाद क्या हुआ ना, 40 साल बाद क्या होता है कि पॉपुलेशन कितना हो जाता है 60,000 हो जाता है, मतलब 40 से 60 यानी कि बढ़ रहा है, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको क्या बताना है कि अनदर 20 ईयर्स में पॉपुलेशन कितना होगा। अभी अनदर 20 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, 20 साल बाद। तो देखो 40 तो इधर हो गया और 40 के बाद 20, यानी कि दोनों मिला करके 60 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अनदर बोला मतलब आप समझ जाओ कि आपको क्या करना है, 40 में 20 को प्लस करना है, 60 ईयर्स के बाद का बताना है, ठीक है। 20 साल के बाद का नहीं बताना है, अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ये वर्ड को आप समझो, अनदर 20 ईयर्स यानी कि 40 साल तो पहले हुए, फिर उसमें 20 और प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो आप वो स्टार्टिंग का कर लो। क्या करोगे, dp अपॉन dt विच इज इक्वल टू के, p आ जाएगा, p को इधर dt को उधर, तो dp अपॉन यहाँ पे लिखो 1 अपॉन p और dp, ठीक है। इस प्रकार से 1 अपॉन p फिर dp विच इज इक्वल टू के dt, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन p dp विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के dt। तो यहाँ पर क्या आएगा, log p आ जाएगा और यहाँ पर k कांस्टेंट है, ये 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, उसके बाद प्लस c। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी गई हैं उनका यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कांस्टेंट्स हैं इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको। इनिशियल यानी कि जब भी मतलब शुरुआत हुई, मतलब जब t आपका क्या था 0, ओके। हमेशा आपको देखो अपने मन से लेना ही है, t0 आपको लेना है, ठीक है। जब t0 था, t0 मतलब क्या, अभी शुरू हो रहा है, तो जो शुरू हो रहा है उसको वहां पे हम लोग जो t है ना वो कितना कंसिडर करेंगे, 0 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब t0 था तभी उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये देखो यहाँ पे दिया था ना, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 40,000, तो ये आपका p हो जाएगा कितना 40,000 ये रहा। समझ में आया ना कैसे कर रही हूं मैं, इनिशियल पॉपुलेशन वॉज 40,000, ओके। अब क्या करेंगे, तो t और p के वैल्यूज को इसमें रखेंगे जिससे हमको ये c का वैल्यू मिलेगा। तो चलो रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं log p के प्लेस पे क्या लिखेंगे 40,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40,000, ओके log 40,000 चाहिए तो इसको एक ब्रैकेट में कर दो। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे k, t का वैल्यू 0 प्लस c, k इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी c का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर c इज इक्वल टू log 40,000,
ओके, क्लियर है आपको। तो यहाँ से आपको सी का वैल्यू मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो। ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना फिर भी चलेगा, क्योंकि पता चल रहा है ये log 40,000, ठीक है। चलो लगाया है तो रहने ही देते हैं। तो यहाँ से सी का वैल्यू मिला। अब क्या करेंगे, अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 40 साल के बाद, यानी कि जब टी कितना होता है, यहाँ पे लिखो व्हेन टी इज इक्वल टू 40, तो फिर पॉपुलेशन कितना हो जाता है आफ्टर 40 ईयर्स, ये इंक्रीज होता है, 40 से 60 हो जाता है, यानी कि 60,000। अब आपको क्या करना है ना, सुनो एकदम ध्यान से, इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, ये जो है ना टी का वैल्यू, टी और पी के वैल्यू को पुट करना है, और इसमें हमें सी का भी वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 से लिखा था ना, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख देना। और अभी जो लिखेंगे इसमें भी देखो, यहाँ पे है लॉग पी के प्लेस पे क्या लिखेंगे बताइए। ये देखिए अभी पी का वैल्यू कितना है 60,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60,000, ओके। उसके बाद विच इज इक्वल टू के, टी का वैल्यू क्या लेंगे 40 प्लस सी का वैल्यू, ये देखो यहाँ पे log 40,000 लिख देते हैं, log 40,000, ओके। कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये देखो log 40,000, तो इसको इधर ले लेते हैं, तो ये इधर प्लस में है, इधर आने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखो अभी मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ, ओके। इसको मैंने इधर लिया, तो ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब ये जो दोनों है माइनस में रहेंगे, तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं ना, log 60,000 डिवाइडेड बाई 40,000, क्योंकि ये दोनों माइनस में हो जाएंगे ना, ये इधर आएगा तो माइनस में, और जब माइनस में रहता है log तो log की प्रॉपर्टी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। अगर प्लस रहता तो मल्टीप्लाई में होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40k, ठीक। अब इसको कैंसिल करो तो 0 0 कट गया, देखो हर एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से इसको कैंसिल करते, 2 3 सा 6 और 2 2 सा 4, 3/2, और 40 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 40 को इधर लेंगे तो 1/40, उसके बाद log 3/2, समझे। तो ये हमको क्या मिला, k का वैल्यू। अब क्या करेंगे बताइए, ये जो k का वैल्यू और ये जो c के वैल्यू हमको मिले हैं ना, इन्हें हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, ओके। तो अब यहाँ पे लिखना कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पे log है तो log रहने देते हैं, p है तो p भी रहने देते हैं। फिर उसके बाद k का वैल्यू क्या है 1/40 log 3/2, ठीक है। फिर t है तो t तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस c का वैल्यू, ये देखो यहाँ पे log 40,000 लिख लीजिए, ठीक। इतना समझ में आया आपको। ये कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, तो यहाँ पे अच्छा ये लिखा है ना, चलेगा, उधर वो लिखने की जरूरत नहीं है। log क्या लिखा है हमने, इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी इक्वेशन 1 को ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब इधर देखना, हमको क्या बताना है, एकदम ध्यान से सुनो। यहाँ पर अभी टी का वैल्यू क्या होगा, क्या बोला गया था कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, यानी कि 40 साल के बाद 20 साल और, मतलब 40 में 20 को हमको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, अनदर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन, थोड़ा नीचे लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू 40 तो पहले से, फिर उसके बाद 20 साल और इसमें जोड़ दिया, तो दोनों मिलाकर के कितना होता है 60 ईयर्स, ठीक है। 60 ईयर्स में पॉपुलेशन कितना होगा वो आप बताइए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 60 पुट करेंगे, जिससे हमको p का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन मिल जाएगा आफ्टर 60 ईयर्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं log p विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, अच्छा टी का वैल्यू पुट करना है ना, चलो टी का वैल्यू पहले पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1/40 log 3/2, फिर टी का वैल्यू है 60, फिर प्लस ये देखो log 40,000, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं log 40,000, समझे। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचिए। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, देखो 0 से 0 कट गया, फिर यहाँ पे 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो इधर आपको क्या मिलेगा, log p इज इक्वल टू 3/2 log 3/2, ठीक है। 3/2 log 3/2, ये तो पहले से है ना log 3/2। उसके बाद यहाँ पे प्लस log 40,000,
ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 3/2 है ना, इसको ऊपर ले लेंगे, तो ये 3/2 का क्या हो जाएगा, पावर। तो यहाँ पे लिखते हैं log p विच इज इक्वल टू log 3/2, इसका पावर हो जाएगा 3/2 प्लस log 40,000। अब इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो ये जो 3/2 है, इधर देखो मैं आपको बताती हूँ, इधर साइड में ये क्या है 3/2, ठीक है, इसका पावर क्या है 3/2, राइट। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो 3/2 इसका पावर है हाफ, ठीक है, फिर इंटू 3/2 इसका पावर है हाफ, फिर इंटू 3/2 इसका पावर है हाफ, ठीक है। अब पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट हम जानते हैं। तो एक काम करो, इसको ये पावर हटा करके इसको रूट में कर दो, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब इधर ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लाई कर, देखो ये दोनों सेम सेम है, राइट, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3/2 और 1/2 प्लस 1/2, देखो 1/2 प्लस 1/2 दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, आधा आधा मिलाकर के 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है 3/2 और इसका पावर क्या आया 1, और ये रूट में तो है ही रूट 3/2, राइट। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से 3/2 फिर रूट ओवर 3/2, यानी इसी को मैंने, देखो इसी को मैंने इस तरीके से लिखा। चाहती तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकती थी, लेकिन डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने पूरा इधर आपको बताया कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको आप समझो, ये 3/2 है, मतलब आधा 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 कितने बार, 3 बार, ठीक है। तो अभी एक आधा को हमने क्या किया, हटा दिया, वहां पे रूट लगा दिया, रूट में डाल दिया, और फिर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर्स प्लस हो गए, तो इसका पावर 1 आया। अब पावर 1 रहता है तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो log 3/2 और फिर यहाँ पे रूट ओवर 3/2। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। फिर log 40,000। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिए, आपको किसका वैल्यू दिया गया है, एक बार देखो क्वेश्चन में, खुद ब खुद समझ में आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन में ये जो है ना रूट 3/2 इसका वैल्यू दिया गया है 1.2247। तो लिखते हैं यहाँ पे log p विच इज इक्वल टू log 3/2 तो रहेगा ही, फिर रूट ओवर 3/2 इसका वैल्यू ये है 1.2247, लिखते हैं यहाँ पे 1.2247 प्लस log 40,000, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे log यहाँ पे log, तो log को ले लेते हैं बाहर, ठीक है, ये बीच में प्लस भी है ना, तो अभी तो ये 2 से कैंसिल भी नहीं होगा। यस, log को हम ले लेते हैं, ये देखो log को मैंने ले लिया जी बाहर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सभी ये और ये दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, राइट। तो अब ब्रैकेट में क्या आएगा ना, ये आएगा, देखो 3/2 इंटू 1.2247 इंटू 40,000 ये आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा। क्या करोगे, सुनो एकदम ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, ये 3/2 है, हाँ, फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 2 कितना आया 20,000, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो है ना 20,000 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें, ओके। तो पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर आपको आंसर क्या मिलेगा, चलो पूरा बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे log, फिर 3 तो ऐसे ही रहने दो, 2 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, काउंट कीजिए पीछे से, 1 2 3 4, तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 0 रहता है, देखो इधर पॉइंट आया, अब पॉइंट के बाद 0 है तो वो लिखो या फिर ना लिखो, बात तो वही होती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको यहाँ से हटा सकती हूँ, तो ये लीजिए पॉइंट को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मुझे ये मिला, ठीक है। तो अभी ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आपको अभी आंसर मिलने ही वाला है, मिल जाएगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, फिर 9 3 ज़ा 27 28, फिर 4 3 ज़ा 12 14, फिर 4 3 ज़ा 12 13, 3 2 ज़ा 6 1 7, ओके। तो क्या आया यहाँ पे 73,482, और यहाँ पे log भी है ना, तो log भी लिखना पड़ेगा, रुको मैं आपको बताती हूँ, सुनो थोड़ा सा यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम हो गया है। क्या आया ना, इधर ये आया, देखो log
क्या आया था 73,482, तो 73,482, ठीक है। और यहाँ पे क्या है log p, अब क्या करोगे log को हटा देंगे तो p इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 73,482, वही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि पॉपुलेशन आफ्टर 60 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू 73,482, समझे। तो इतना पॉपुलेशन हो जाएगा कितने साल के बाद, तो 60 साल के बाद, मतलब अनदर 20 ईयर्स। तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, इधर इतना जगह फालतू में छोड़ दिया था ना, नहीं तो इधर पूरा नीचे नीचे नहीं करना पड़ता। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप समझ जाइएगा। ओके, क्या है वहाँ पे, क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे अभी हमको p का वैल्यू क्या मिला है, उसके बाद लिखना है। p का वैल्यू मिला है 73,482, राइट। तो ये क्या हो गया पॉपुलेशन, तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखना देयरफॉर द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। अनदर 20 ईयर्स का मतलब क्या, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज आफ्टर 60 ईयर्स, ठीक है, दैट इज आफ्टर 60 ईयर्स विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स, दैट इज आफ्टर 60 ईयर्स विल बी 73,482। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आपको देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेंदी होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हार्ड है क्या, बोलो क्या करना है, बस कंडीशंस उठाओ और पुट करते जाओ, आपको अपने आप में आंसर मिलता जाएगा। बस आपके ये जो सारे कंसेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए कि आपको कैसे लॉ की प्रॉपर्टी, मतलब आपको सारी आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा फिर तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसको। यहाँ पर देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। देखो फिर से ये ग्रोथ वाला आया है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ, मतलब जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए उसी तरीके से इसको भी करना है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना उनको हम कंसिडर कर लेते हैं, एन भी ले सकते हो आप, एक्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, वेरिएबल जो रहता है ना वो आप अपने मन से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट x be the number of bacteria present at time t। समझ में आया आपको? तो ये हमने लिख दिया। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन दी गई है इसका मतलब क्या हुआ कि dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू x, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब वो जो बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं उनके जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, अब इसको आगे करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इसको हटाओ तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, राइट। इसको मैं रफ करती हूँ पहले, रुको। dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू kx, x को इधर ले लो, dt को उधर, तो dx अपॉन x हो जाएगा विच इज इक्वल टू k इंटू dt, इस प्रकार से, राइट। समझ में आ रहा है ना? देखो हमने x को इधर लिया तो x इधर आने के बाद अपॉन में हो जाएगा। देखो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते थे, 1 अपॉन x dx, ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, और ऐसे डायरेक्टली लिखा ना तो भी ठीक है। ठीक है, मतलब दोनों का मीनिंग तो वही है ना। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x विच इज इक्वल टू k क्या है कांस्टेंट, dt यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, उसके बाद प्लस c, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ना? ये तो हम हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो ये तो आपको क्लियर है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पिछले जो 2 क्वेश्चंस किए उसमें भी किया था, इसमें भी कर रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको इतना तो करना ही है, पक्का आप समझ लो। ठीक है, अब आगे देखिएगा कंडीशन क्या है कि इफ इनिशियली मतलब एकदम स्टार्टिंग में देयर वर 1000 बैक्टीरिया, यानी कि इनिशियली मतलब यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ व्हेन t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियली मतलब क्या होता है, जब t कितना है 0 है। ठीक है,
तभी बैक्टीरिया कितने थे, देयर वर 1000 बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का नंबर कितना था 1000। समझ में आ रहा है आपको। एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में वो जो बैक्टीरिया है उनका नंबर क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो हमको क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स, यानी इतने आवर्स में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, ये इस कंडीशन की हेल्प से सी का वैल्यू निकालो। चलो निकालते हैं। तो इसमें ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ना, इसमें टी और एक्स के वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, लॉग एक्स के प्लेस पे 1000 लिखना, फिर के टी का वैल्यू 0 प्लस सी। देखो यहाँ पे के इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिलेगा, log 1000। समझ में आ रहा है आपको, log 1000 ये हमको मिल गया। इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं, राइट। ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1, है ना। अब उसके बाद दूसरा वाला कंडीशन क्या दिया गया था, जब टी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाते हैं, 2 टाइम्स हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स मतलब क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। एक्स को हमने क्या कंसिडर किया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो सुनो एकदम ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला कि 1 घंटे बाद क्या होते हैं, वो जो उनका नंबर है ना वो डबल हो जाता है। पहले कितना 1000 था, अभी 1000 का आप डबल करो, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2000 हो जाएगा ना। तो अभी x का वैल्यू आपके पास कितना है, 2000, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था when, ओके, इधर when लिखना चाहिए था। रुको मैं बताती हूँ, ऐसे when t is equal to 1 and x is equal to 2000, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 में एक काम करो, ये t का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, और x का वैल्यू 2000। तो यहाँ पे देखो क्या है, log x, तो x के प्लेस पे अभी 2000 लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2000 विच इज इक्वल टू k। t के प्लेस पे 1 लिखना है, देखो यहाँ पे t का वैल्यू 1 है, तो k इंटू 1 प्लस c के प्लेस पे log 1000, तो यहाँ पे लिख देते हैं log 1000। समझे, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए log 1000 इधर प्लस में है, इधर मैं इसको लेकर के आऊंगी तो माइनस में हो जाएगा। अब इधर माइनस में आने के बाद log को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 ऊपर और 1000 नीचे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रहेगा, तब माइनस रहेगा ना जब मैं इसको इधर लूंगी। तो समझ आ रहा है आपको, नहीं समझता है तो इधर पूरा स्टेप आपको करके बताती हूँ। देखो जब समझता है तो डायरेक्टली करने का ट्राई किया करो, नहीं समझता है तो बारी बारी से करो, सारे स्टेप्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इसको इधर लिया तो माइनस log 1000, ओके, ये हो गया, विच इज इक्वल टू k इंटू 1 करेंगे तो k, ठीक है। अब यहाँ पे k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखो log को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में देखो दोनों के बीच में क्या है, माइनस है ना, तो इसीलिए ये दोनों हो जाएंगे डिवाइड, इस तरीके से, समझे। तो अब हमको यहाँ पे k का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा बस 2, यानी k इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए देयर फॉर k इज इक्वल टू log 2। यहाँ से आपको k का वैल्यू भी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में c और k के वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कि देयर फॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, log x है, तो log x ये तो रहने ही देंगे। फिर k का वैल्यू हमको कितना मिला है, log 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं log 2, उसके बाद प्लस c का वैल्यू log 1000, तो यहाँ पे लिख दीजिए log 1000, ठीक है, log 1000। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो हमको टाइम दिया था ना, ये देखो ये t है, तो हमको किसका वैल्यू बताना है, तो हमको x का वैल्यू बताना है कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे आफ्टर 5/2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन t इज इक्वल टू, इसको आप इक्वेशन 3 कर देना, नहीं ये 1 था तो इसको इक्वेशन 2 कर दो, ठीक है। व्हेन t इज इक्वल टू, t कितना है 5/2, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू बताना है, तो अभी t के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, इसमें देखो, अच्छा t को नहीं लिखा है ना, t को भी लिखना था, देखो k इंटू टी, तो यहाँ पे t को लिखना चाहिए, ऐसे आप भूलिएगा मत, ठीक है, t प्लस t और ये प्लस, समझ में आ रहा है। देखो एक बार फिर से बताती हूँ क्या किया है मैंने, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें मैंने k और c दोनों के वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो देखो k का वैल्यू कितना आया था log 2, उसके प्लेस पे log 2 लिखा, और t रहेगा, t तो है तो t को तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद c है तो c का वैल्यू log 1000, ओके।
अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चलो यहीं पे करते हैं, log x विच इज इक्वल टू log 2 और यहाँ पे क्या है 5/2, राइट, इस तरीके से इंटू 5/2, क्योंकि t का वैल्यू 5/2 है ना, इसलिए मैंने 5/2 लिखा t के प्लेस पे। फिर log 1000 कहाँ से लिखा, 2 से लिखा, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 2, समझे। अब इसको आगे सॉल्व करो तो ये जो 5/2 है ना, इसको हम आगे ले लेते हैं, ले सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5/2 फिर log 2, इसको मैंने इधर लेकर के लिख दिया, कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इधर है मैंने इसको उठाया इधर लिख दिया बस। और फिर यहाँ पे है log 1000। अब क्या करेंगे, ये जो 5/2 है ना, इसको 2 के पावर में ले लेंगे, ठीक है, ये 2 का पावर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पे है log x, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे log x विच इज इक्वल टू 5/2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2 इसका पावर 5/2 प्लस log 1000। अब देखना इसको मैं कैसे लिखूंगी, हमारे पास √2 का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे √2 आ सकते हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया log, और अभी इसको कैसे लिखूंगी, देखो एकदम ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है वहाँ पे 2 और इसका पावर है 5/2, ठीक है, तो अब ये क्या है 5/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 5 बार, ठीक है, और सबका पावर 1/2 कर देते हैं, 1/2 हर एक का पावर, ठीक है, सबका पावर 1/2 हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो और सबका देखो यहाँ पे सबके सब 2 है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपके पावर्स है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो देखना ध्यान से, 2 इंटू 2 फिर 2 फिर इंटू 2, इतना बस इतने को करो, ठीक है, या फिर 2 ही करो। चलो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है, इसका पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद इंटू ये दोनों को करो 2 इंटू 2, तो 2 और ये जो हाफ हाफ है ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है 2 और इसका पावर है 1/2, ठीक है। अब इधर देखना 2 2 जा, देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या है 2 और इसका पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या है √2, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो हमको यहाँ पे √2 मिला, जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 4√2, ठीक है। तो अभी इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4√2 प्लस log 1000, अभी √2 का वैल्यू वहां पे पुट कर दो, log x इज इक्वल टू log 4, √2 का वैल्यू क्या है 1.414, लिख देते हैं 1.414 प्लस log 1000, ठीक है। अब क्या होगा, चलो यहाँ पे क्या करें, एक काम करते हैं, ये देखो, अच्छा मल्टीप्लाई कर दो पहले, या फिर सुनो मैं बताती हूँ, यहाँ पे log को ले लेते हैं, देखो इधर भी log इधर भी log, ठीक है, तो log को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 4 इंटू 1.414 फिर इंटू प्लस है ना तो इंटू आएगा, अगर माइनस रहता तो डिवाइड में होते, ठीक है, तो इंटू 1000 इस तरीके से। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू log, चलो इसका मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे ना, यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 3 जीरो है, और 3 नंबर के बाद पॉइंट भी है, ये देखो ये है पॉइंट 1 2 3, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, 1000 में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ से जो पॉइंट है ना वो हट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा है पता है आपको, 1414, समझ में आया कैसे किया मैंने, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये जो पॉइंट था ना वो शिफ्ट हो गया, वो चला गया, वो अब यहाँ पे नहीं है, पॉइंट जा चुका है, क्योंकि इधर 3 जीरो थे और 3 नंबर के बाद पॉइंट भी था। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो log 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है log x, तो log इधर भी, तो अभी आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, log को हटा दीजिए, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 5656, ओके। तो 5/2 आवर्स के बाद कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे, तो 5656 नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा
कि देयरफॉर देयर विल बी 5656 बैक्टीरिया, थोड़ा नीचे जा रहा है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो मैं अच्छे से लिख के आपको बता देती हूँ। ये देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है, देयर विल बी 5656 बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स, ओके। और ये लिख करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ही समझना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये पहले के क्वेश्चन के जैसा ही है। मतलब क्या हुआ इसका कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों एक जैसे हैं, और जो ये 5वां क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग है, उसमें डिप्रिसिएशन दिया गया है। तो कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगी, पहले इसको तो कर लें। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम t given that the rate of increase of population is proportional to the population at that instant, that in a period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो हमें क्या बताना है, पॉपुलेशन बताना है किसी एक सिटी का, ठीक है, एट टाइम t, ठीक है। यहाँ पे t का वैल्यू हमारे पास नहीं है, टाइम कितना दिया है, t ही दिया है, ठीक है। और वहां पे जो पॉपुलेशन है ना, और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस तरीके से डी पी, मतलब पॉपुलेशन को हम लोग पी कंसिडर कर लेते हैं, तो डी पी अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। ये समझ में आया आपको। यहाँ पे लिख दीजिए लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम टी, ठीक है। सो देयरफॉर dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा, ठीक। अब उसके आगे देखिएगा, यहाँ पे हम ये रिमूव करेंगे, तो dp अपॉन dt, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे p आएगा। अभी p को इधर ले लो और dt को उधर, तो क्या हो जाएगा, dp अपॉन p विच इज इक्वल टू k dt, राइट। अभी इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dp अपॉन p विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p होगा, और यहाँ पे k कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन t प्लस c, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया था कि ये जो आपका पॉपुलेशन है ना, पहले कितना था, इनिशियली कितना था 30,000, और फिर आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक है, 40 साल के बाद कितना हो गया, 40,000 हो गया। समझ रहे हो, इनिशियली इतना था, और इसके 40 साल के बाद देखो ये पहले, मतलब समझना है इसको, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन पॉपुलेशन कितना था उस टाइम पे 30,000, और फिर 40 सालों के बाद कितना हो गया 40,000, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से c का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो इसमें देखो t के प्लेस पे 0 पुट करना है, और p के प्लेस पे 30,000, तो लिखते हैं log 30,000, p के प्लेस पे 30,000 लिखिए, विच इज इक्वल टू k, t के प्लेस पे 0 प्लस c, ओके। कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1। अब यहाँ पे देखो c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं c इज इक्वल टू log 30,000, ओके। c का वैल्यू हमको यही मिलेगा, देख सकते हो k इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे c बचेगा, यानी c इज इक्वल टू log 30,000, ओके। तो ये c का वैल्यू आपको मिल चुका है। अभी हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे दूसरे कांस्टेंट का, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब t का वैल्यू कितना हो जाता है 40, ठीक है, यहाँ पे लिखो व्हेन t इज इक्वल टू 40 देन पॉपुलेशन कितना होता है 40,000, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें t का वैल्यू ये रखना है और p का वैल्यू वो, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे log p के प्लेस पे 40,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40,000 विच इज इक्वल टू k इंटू टी के प्लेस पे 40 प्लस c का वैल्यू कितना है log 30,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं log 30,000। समझ में आया, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ओके। अब क्या होगा, देखो इसको इधर ले लो, तो log 40,000, ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा log 30,000 विच इज इक्वल टू 40k। अब
लॉग लॉग को ले लो आप कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में क्या आएगा 40,000 अपॉन 30,000 विच इज इक्वल टू 40K। अपॉन क्यों आया बताओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई आता है। कैंसिल कर दो तो 0 से 0, ये चारों के चारों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 40 को इधर ले लो, मतलब K का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1/40 और लॉग फिर यहाँ पे 4/3। समझ में आया आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने K का भी वैल्यू निकाल लिया, C का भी वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे K और C के वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना, लॉग P। K के प्लेस पे क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तो लिख देते हैं 1/40 फिर लॉग 4/3 फिर क्या है यहाँ पे देखो T को भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। T इज इक्वल टू नहीं प्लस C, ठीक है, प्लस C का वैल्यू कितना आया था लॉग 30,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग 30,000। ओके, समझ में आ रहा है आपको इतना। अब देखो यहाँ पे T का वैल्यू नहीं दिया गया, जैसे हम लोग को हर एक क्वेश्चन में कैसे T का वैल्यू दिया रहता था 60 या फिर 20, है ना। तो हम क्या करते थे, इस इक्वेशन में T का वैल्यू पुट करते थे, फिर हमको P का वैल्यू यानी कि पॉपुलेशन मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, आपको क्या करना है इसी टाइम पे पॉपुलेशन बताना है, यानी T मतलब T का वैल्यू नहीं दिया, आपको T रख के ही उसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे T रहने देंगे और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे लिखते हैं log P और 1/40 का मल्टीप्लाई T में करो तो क्या आएगा यहाँ पे T/40 फिर log 4/3 प्लस log 30,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये देखो ये जो T/40 है इसको हम लोग इधर ले लेते तो ये इसका पावर हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर log P इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको उधर ले रहे हैं तो log 4/3 आएगा, log 4/3 इसका पावर हो जाएगा T/40, ठीक है। तो लिखते हैं T/40 फिर प्लस log 30,000। समझ में आया। अब log को ले लीजिए कॉमन और इन दोनों के बीच में क्या है प्लस का साइन है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, देखो ऐसे, यहाँ पे आप लिखना 4/3 रेज टू T/40 इंटू 30,000, ठीक है, इस तरीके से 30,000 और यहाँ पे क्या है log P। ओके, तो अभी इधर भी log इधर भी log, तो log हट जाएंगे तो P इज इक्वल टू ये आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू 30,000 को पहले ले लेना, ठीक है, ले सकते हैं हम लोग आगे पीछे, ठीक है। तो 30,000 को पहले लिखा और फिर उसको बाद में यहाँ पे इंटू 4/3 रेज टू T/40। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो अगर T का वैल्यू दिया रहता तो हमको यहाँ पे कुछ और आंसर मिलता, लेकिन T का वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो यही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी T का वैल्यू आप ना अपने मन से पुट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। याद रखना हमेशा T का वैल्यू हम अपने मन से 0 ले सकते हैं क्योंकि वो इनिशियल है, इनिशियल 0 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, समझे। ये देखो P इज इक्वल टू 30,000 इंटू 4/3 रेज टू 3/40। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख दीजिए कि दे आर फॉर, यहाँ से लिखो ना, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम मतलब किसी भी टाइम, ठीक है। T का वैल्यू चेंज होते रह सकता है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं द पॉपुलेशन, दे आर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या आया है 30,000 इंटू 4/3 रेज टू T/40। ओके, तो यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको भी हम करेंगे। पहले आप इसको लिखो। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये पिछले क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि dv/dt ऑफ अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ t+1। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है,
हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। अब कब पढ़ा है पता है आपको? 8 और 9 स्टैंडर्ड में। तो इतना पीछे का तो हमको याद रहने नहीं वाला। चलो मैं आपको बता देती हूँ। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला, जैसे x और y ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस तरीके से आप लिखोगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाए तो x इज, कैसे लिखोगे आप इसको? देखो इस तरीके से, x इज इनवर्सली यानी कि 1/y, ठीक है। ये ना किस में चला जाएगा? ऐसे अपॉन में चला जाएगा। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोले तो इस तरीके से, और इनवर्सली बोले तो ऐसे, मतलब 1 ऊपर और नीचे जो भी यहाँ पे वेरिएबल रहेगा वो जाएगा नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। यहाँ पे लिखो गिवन। तो क्या बोला है? द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि dv/dt, यहाँ पे लिखते हैं dv/dt, एकदम ध्यान से समझिएगा। dv/dt ऑफ अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ t+1, यानी कि ये जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब 1/t+1 आएगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ t+1, यानी कि इसका स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये मीनिंग होगा। समझ में आया आपको? अब आगे देखिएगा, वेयर v इज द वैल्यू ऑफ द मशीन एंड t ईयर्स आफ्टर इट वॉज परचेज। अभी जो ये v है ना, ये क्या है? वैल्यू ऑफ द मशीन, उस मशीन का वैल्यू, और t क्या हो गया? आपका टाइम यानी ईयर्स, ओके। फिर आगे देखो हमको क्या निकालना है। तो आगे क्या बोला जा रहा है? द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 8 लाख एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज ₹1 लाख इन द फर्स्ट ईयर। अभी इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिख करके भी बताऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे बोला गया कि इनिशियल वैल्यू कितना था मशीन का? 8 लाख था, ठीक है। और फिर उसके 1 साल के बाद क्या हुआ ना, पहले साल में, जैसे अभी समझिए 2020 में मैंने उस मशीन को खरीदा, तो 2021 में यानी कि 1 साल के बाद, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है ना वो कितना कम हुआ? तो 1 लाख वो डिक्रीज हो गया, यानी कि पहले 8 लाख था, 1 लाख डिक्रीज हुआ। तो 8 लाख में से 1 लाख को माइनस कर दो, कितना आएगा? 7 लाख, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो हमको क्या बताना है? फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स। तो आप ये बताओ कि 6 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, सुनो एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखो dv/dt, और ये जो है ना अल्फा, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इक्वल का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे अभी के आ जाएगा, कांस्टेंट तो आता ही है, जब इसको हम हटाते हैं इक्वल लगाते हैं ना तो कांस्टेंट तो आएगा ही, फिर t+1 और फिर इसका स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो ना, पता होगा। कोई भी हमारे पास अगर एसेट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। मतलब अभी हमने खरीदा तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, लेकिन कुछ समय जब हम उसका यूज़ कर लेंगे 1-2 साल के बाद, तो वो उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे उस मशीन का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? बोलो, कम हो रहा है। तो हमने देखा था ना वो रेडियो एक्टिव डीके में, वहाँ पे भी उसका अमाउंट क्या होता था? कोई सब्सटेंस रहता था तो उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा था, डिसइंटीग्रेट, तो हम माइनस का साइन लगा रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, उसका वैल्यू क्या हो रहा है? मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। समझ में आया? तो देखो जब पॉपुलेशन का आया ना तब आपको प्लस करके करना है, और अगर ये डेप्रिसिएशन आया या फिर वो रेडियो एक्टिव वाला देखा था, अगर वैसा क्वेश्चन आया तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, याद रखिएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dv/dt यहाँ पे, अच्छा अभी नहीं कर सकते, रुको अभी नहीं कर सकते, पहले dt को एक तरफ ले लो, और फिर एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, dt को इधर, हाँ तो यही ठीक रहेगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं dv, और v वाला तो कोई है ही नहीं तो इसको अकेला ही रहने दो, ठीक है। फिर यहाँ पे -k/t+1 का स्क्वायर, dt को उधर ले लेंगे, तो ये लीजिए यहाँ पे dt आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे dv, फिर इंटीग्रेशन -k/t+1 द होल स्क्वायर dt। समझ में आ रहा है ना आपको क्या किया हमने? अब बताइए ये dv, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v होगा। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 1 को, जैसे यहाँ पे dx रहता है तो x आता है, y रहता है तो y आता है, वैसे ही v है तो v आएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? k क्या है? कांस्टेंट है ना, तो ये -k आ जाएगा बाहर,
और ये t+1, अगर मैं इसको ऊपर लूँ, देखो एक बार मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, सुनो। अगर t+1 और ये जो पावर इसका 2 है, जब हम इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो t+1 और इसका पावर हो जाएगा -2, अभी प्लस में है, ऊपर जब हम इसको लेंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा, -dt। समझे? चलिए आगे बताती हूँ मैं। देखो अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग बता सकते हो, t+1 (-2) का क्या होगा। चलिए यहीं पे करते हैं, v = -k, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए t+1 और इसका पावर क्या आएगा, -2+1। यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं x⁻n वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा इसका पावर, और अपॉन में क्या आएगा, -1। पता है ना आप लोग को कैसे करते हैं, +c। ओके, समझ में आ रहा है। देखो अभी आपका ये जो मैथ 1 है ये खत्म होने वाला है, तो अभी भी आपको इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, आना चाहिए आपको। इसीलिए इसको आप समझने की कोशिश करो, फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर v = +k। और एक काम करते हैं, ये जो t+1 (-1) है ना, इसको नीचे ले लेते हैं। तो जब ये नीचे जाएगा तो इसका जो पावर है वो प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, t+1 ओनली। ओके, +c। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो इतना तो हमने कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको ये दोनों कांस्टेंट के वैल्यूज चाहिए, ठीक है, k का भी और c का भी। तो कैसे मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा, सुनिए। वो जो आपका मशीन है उसका इनिशियल वैल्यू कितना था, 8 लाख था, यानी जब यहाँ पे लिखते हैं व्हेन t = 0, जब t 0 था तो v का वैल्यू कितना, 8 लाख था, राइट। 8 लाख में 5 0 आता है, याद रखना, ठीक है। तो अभी ये जो दोनों वैल्यूज है इसमें पुट करो, तो v का वैल्यू 8 लाख, फिर k अपॉन t+1, तो t का वैल्यू 0, तो 0 + 1, उसके बाद +c। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 लाख = k + c। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अभी तक हमको किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं मिला है, अभी मिलेगा, आगे आगे देखो। फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि वो जो मशीन का वैल्यू है ना, वो 1 साल के बाद, यानी कि जब t कितना होता है, 1 होता है, तब उस मशीन का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 लाख से वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब 8 में से 1 लाख को हम माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू ऑफ मशीन मिलेगा। 8 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, 8 लाख माइनस 1 लाख, तो कितना आएगा बताओ, v का वैल्यू 7 लाख आएगा, ठीक है। 1 साल बाद उस मशीन का वैल्यू कितना होता है, तो 7 लाख होता है। अब क्या करेंगे, ये जो हमको इक्वेशन 2 मिला है ना, इक्वेशन 2 दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू इक्वेशन 2 में नहीं, ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसमें हम ना v का वैल्यू पुट करेंगे 7 लाख और t का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे v का वैल्यू क्या रखेंगे, देखो 7 लाख, यहाँ से ले लो 7 लाख, फिर विच इज इक्वल टू k अपॉन t प्लस, अच्छा t का वैल्यू 1 रखना है ना, तो यहाँ पे लिखना 1, ठीक है, 1 + 1, फिर प्लस c। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्या होगा 2। तो लिखते हैं यहाँ पे 7 लाख इज इक्वल टू k अपॉन 2 प्लस c। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, हम एक काम कर सकते हैं, देखो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के सॉल्व करो, या फिर यहीं से आप ना किसी एक कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लो। तो किसका वैल्यू निकाले, चलो दोनों को लेकर के ही सॉल्व करते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम ना एक कांस्टेंट का वैल्यू हमको मिल सकता था, पता है क्या करते, किसी एक को इधर ले लेते, जाने दो, ऐसे ही करो, ऐसे ही, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है इसको माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में से, तो भी हमको वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो 8 लाख माइनस 7 लाख करेंगे तो 1 लाख, यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख, 1 लाख आएगा ना, हाँ 1 लाख।
विच इज इक्वल टू, अभी देखो k माइनस के अपॉन 2 करो, k माइनस के अपॉन 2 कितना आएगा यहाँ पे, चलो मैं आपको अलग से करके बताती हूँ, k माइनस के अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2k माइनस के अपॉन 2, 2k माइनस के करेंगे तो k बाई 2, समझ में आया। तो k माइनस के अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, k अपॉन 2 ही आएगा। फिर c माइनस सी, तो वो 0 आता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे 2 को इधर ले लो, तो 2 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 2 लाख। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। तो देखो अभी आपको ना k का वैल्यू मिल चुका है, अब आपको c का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो आपका इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, इसमें k का वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमको c का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो लिखते हैं पुट k इज इक्वल टू, k का वैल्यू कितना है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये देखो 8 लाख इज इक्वल टू k का वैल्यू 2 लाख प्लस c, ठीक। अब एक काम करो, ये जो आपका 2 लाख है इसको इधर ले लो, तो 8 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू सी, यानी सी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 8 लाख माइनस 2 लाख करेंगे तो 6 लाख हमको सी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था ना, इसमें k और c ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अभी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू, k का वैल्यू कितना है, इधर से ले लो 2 लाख, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 2 लाख, ठीक है, अपॉन t प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस c का वैल्यू 6 लाख, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कौन सा, 3 तक हुआ था, तो इसको आप 4 कंसीडर कर लो, राइट। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि 6 साल के बाद उस मशीन का वैल्यू क्या होगा, यानी कि t का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, हमको v बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन t का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 प्लस 1 प्लस 6 लाख, कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम 4, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, उसके बाद प्लस 6 लाख, ठीक है। तो अभी 7 से इसको डिवाइड करो 2 लाख को, तो क्या आएगा, चलो अलग से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे देखना, ये देखो आपका 2 लाख है ये, और ये 7, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं, 7 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 को उतार लिया, 7 8 ज़ा 56, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0, चलो 0 को लिख लेते हैं। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 7 5 ज़ा, माइनस करो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, फिर ये 0 को लिख लिया। आप कितने टाइम में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, फिर नहीं 8 बार में नहीं जाएगा, रुको 1 मिनट, गलती कर दिया हमने, कितने बार में जाएगा, 7 6 ज़ा 42, ठीक है, 7 6 ज़ा 42 और 7 7 ज़ा, हाँ 7 बार में जाएगा, 7 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 0, फिर ये 0 को यहाँ पे लिख लिया, 7 1 ज़ा 7, माइनस करोगे 3, पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, फिर 4 बार में जाएगा, ठीक है। चलो माइनस करोगे तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 0, और फिर 0 बढ़ाओगे तो कितने बार में, 2 बार में जाएगा, यानी फिर से वही रिपीट होने वाला है। देखो यहाँ पे 20 आया, फिर आगे आगे करते जाओगे, 5 7 1 आते ही जाएगा, ठीक है। जैसे ये 20 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से करोगे, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा, फिर ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा। देखो फिर से 0 बढ़ाओगे, फिर यहाँ पे 8 आएगा। तो इसका आंसर आप बस इतना ही लिखो, कितना लिखोगे, 28 और 28,571.4, 2 के प्लेस पे 3 लिख दो, क्योंकि 2 के आगे क्या है, 8 है, ठीक है। 6 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा है ना, इसीलिए हम इसको 3 करके लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना आया है, जब मैंने उसको सॉल्व किया तो 28571.43 प्लस 6 लाख। अभी दोनों को प्लस कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, इधर देखो, इधर
इधर प्लस करना है ना, तो चलो मैं आपको प्लस करके भी बताती हूँ। देखिए 6 लाख प्लस कितने को प्लस करना है 28571, तो 17582.43, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा दो, 34.175826 कितना आ गया 6,28,571.43। चलिए लिख देते हैं 6,28,571.43, ठीक है। मतलब अप्रोक्स क्या हो जाएगा, अगर आप इसका मतलब लगभग आंसर निकालोगे तो ये जो 43 है ना पॉइंट के बाद, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। और सुनना है, एक बात पे और ध्यान देना, अगर यहाँ पे 5 होता या फिर कोई 6 होता पॉइंट के बाद, तो हम क्या करते, ये जो 7 1 है ना, हम यहाँ पे 2 कर सकते थे, लेकिन देखो ये 5 से क्या है, कम है, 4 है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के लिए बस हम इतना ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखते देयरफॉर v इज इक्वल टू अप्रोक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 66,28,571, ओके, आफ्टर 6 ईयर्स। तो आंसर लिख दीजिए देयरफॉर, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स, तो यहाँ पे लिख दो कि वैल्यू ऑफ मशीन इज 6,28,000, 6 लाख रुपीज़ लिखना, ठीक है, रुपीज़ 6,28,571 आफ्टर 6 ईयर्स, ओके। तो ये है आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ ही आपका ये जो एक्सरसाइज है 8.6 ये भी कंप्लीट हुआ, और जो हमारा मैथ का सिलेबस है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप ऐसा मत सोचना कि कंप्लीट हो गया तो बस यहीं पे वीडियोस आने रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वीडियोस आएंगे, हम लोग रिवीजन भी करेंगे, फिर जो चैप्टर्स हैं उनके 1 शॉट लेक्चर्स भी आएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे मैंने सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं, और हर एक लेसन का अलग से ना प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जा करके उधर से सारे वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन फिर भी उसके बाद भी, वीडियोस देखने के बाद भी अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बस अच्छे से पढ़ना, कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे पूछना, ओके। बेस्ट ऑफ लक।